नमस्कार, यूपी विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष रत्नांश। लखनऊ में नए साल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है और पर्यटन स्थल में लोगों की लंबी भीड़ नजर आई है। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। लखनऊ की सड़कों पर लंबा जाम लगा है। हजरतगंज घूमने आए लोगों ने मास्क नहीं पहना और मास्क नहीं पहनने से लोगों का चालान भी पुलिस ने किया। मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए का चालान काटा गया। चालान के बाद हजरतगंज पुलिस ने इनको मास्क भी वितरित किए हैं। नए साल का आगाज हो गया है। ऐसे में आज नए साल का पहला दिन है और लोग अपने घर से बाहर निकले हैं घूमने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो कि नए साल में लोग घूमने निकलते हैं, मनोरंजन करने निकलते हैं और अलग अलग जगहों पे घूमते हैं। आज यहाँ पे पास में ही चिड़ियाघर है और यहाँ पे चिड़ियाघर में लोग घूमने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इतनी भीड़ लगी हुई है लोगों की आज, क्योंकि साल का पहला दिन है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया था तो लोग खुलकर एंजॉय नहीं कर पाए हैं, खुल के जो है घूम नहीं पाए हैं, नए साल को एंजॉय नहीं कर पाए। तो ऐसे में आज दिन में लोगों की भीड़ निकली है आज, क्योंकि नए साल का पहला दिन है। ऐसे में लोग उत्साहित हैं कि अलग अलग जगहों पे घूमने के लिए, अपने परिवार के साथ घूमने के लिए, खुशियां मनाने के लिए। वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नर भी यहीं चौराहे पे मौजूद है और जो भी मास्क नहीं पहने हैं उसका चालान कर रही है। और तमाम यहाँ पे लखनऊ पुलिस कमिश्नर के अधिकारी हैं जिनको जो मास्क भी दे रहे हैं लोगों को। यहाँ पे जो मास्क नहीं पहने हैं उनको मास्क भी दिया जा रहा है कि, और साथ ही साथ उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि मास्क वो पहने, क्योंकि लगातार लखनऊ में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने रात्रि कर्फ्यू भी लगाया है और तमाम कोरोना के जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं जिस तरह से लोग बिना मास्क पहने, आप देख सकते हैं मास्क सबके चेहरे से नीचे है और लोग कहीं न कहीं अभी भी जागरूक नहीं हैं। उसको देखते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नर आज कई लोगों के चालान भी किए हैं जो मास्क नहीं पहन के घूम रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको मास्क भी दिया जा रहा है। इंडिया न्यूज से मैं सुरेश कुमार, लखनऊ। गोरखपुर में भी नए साल 2022 का आगाज हुआ। आपको बता दें कि 2022 को लेकर के नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम साफ नजर आया। ऐसे में चिड़ियाघर, धार्मिक स्थल, नौकायन समेत तमाम जगहों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। गोरखनाथ मंदिर में भी इसको लेकर के इसका खासा असर देखने को मिला है। ऐसे में लोगों की परेशानियों से उनको निजात दिलाने के लिए वाहनों के रूट को डाइवर्ट किया गया और ट्रैफिक के जवानों ने मोर्चा संभालकर लोगों को वाहनों को पार्किंग में भेजने का काम किया, ताकि घूमने आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। 1 जनवरी है, ऐसे में लोगों में काफी उत्साह है इस 1 जनवरी को लेकर और नए साल के शुरुआत को लेकर के लोग हर मंदिर या धार्मिक स्थलों के साथ साथ तमाम पर्यटक स्थलों पर जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इस समय हम रामगढ़ताल के नौकायान के पास मौजूद हैं और यहाँ पे आप जो भीड़ देखेंगे उसको किस तरह से लोग जो है सड़कों पे उतरकर और पर्यटक के दृष्टि से उन जगहों पर जा रहे हैं और वहाँ पे जाकर के जो है अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिता रहे हैं। एसपी ट्रैफिक साहब हमारे साथ खुद मौजूद है, भ्रमणशील है लगातार वो सड़कों पे। मैम, आज का दिन बेहद खास है लोगों के लिए भी और पुलिस के लिए भी चुनौती है, खासकर ट्रैफिक विभाग के लिए। ऐसे में किस तरीके के नजारे आपको देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से इस पूरे भीड़ को आप लोग हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने 3 स्टेजेस में बैरियर्स लगा रखे हैं ताकि जो है वाहन नौकायन की तरफ डायरेक्टली ना आ सके। जो पार्किंग व्यवस्था की गई है वहीं पे पार्क करें और ताकि वो यहाँ पे बेवजह का भीड़ भाड़ ना हो। फिर भी बहुत संख्या में लोग, बहुत भारी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। अन्य जनपदों से भी, बिहार से भी लोग यहाँ पे आते हैं, नेपाल से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। तो उसके दृष्टिगत हम लोगों ने 63 बिंदुओं पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है, साथ में सिविल पुलिस भी लगी हुई है। काफ़ी भारी संख्या में फोर्स लगाया गया है ताकि जो हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान किए हैं वाहनों के भी और पार्किंग के भी, वो लागू हो सके और जनता को असुविधा ना हो। लेकिन क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है फिर भी हम लोग लगे हुए मुस्तैद। व्हाट्सएप नंबर भी आपने जारी किया है कि अगर कहीं इसके जाम होता है तो तत्काल आपको जानकारी मिलती है, तो उसे किस तरह से हैंडल किया जाता है, क्योंकि फोर्स कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है? इसके लिए हमारे जो 3 टीआई हैं उनके भी व्हीकल्स हैं और साथ में हमारे पास QRTs हैं। तो जहाँ पे भी इस तरह की सूचना आती है वहाँ पे हम QRT मोबाइल्स को भेजते हैं और लगातार ऑफिसर्स भी मोबाइल हैं, वो भी जहाँ पे होता है तो वहाँ पे खड़े होके उसका मार्गदर्शन दे रहे हैं। अभी तमाम जगह हैं जो पर्यटक की दृष्टि से लोग यहाँ पे अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। देखिए, ये जो चिड़ियाघर है या रामगढ़ ताल है, मैं कहता हूँ ये लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है। तो इससे पहले कभी न्यू ईयर पे इतना नहीं रहा है
ये पहली बार खुले हैं, तो इस वर्ष मुझे लगता है विगत वर्षों से ज़्यादा भीड़ आई है। तो लेट्स सी, ठीक है, हम लोग लगे हुए हैं ताकि जनता को कोई असुविधा ना हो। और लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि आप नए साल मनाएं, लेकिन ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और इस साल के पहली बार हम नौका विहार घूमने आए हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा उत्साह है, खुशी की बात है कि हम लोग परिवार के साथ घूम रहे हैं। बहुत योगी जी का योगदान है कि हम इस पावन धरती पर गोरखपुर के विकास हो रहा है और होगा, और मैं बहुत खुश हूँ। 10 साल पहले आए थे इस रोड पे तो कुछ भी नहीं था, और योगी जी के आने के बाद इस रोड पे अच्छा माहौल है। कुछ अच्छा लगा और आएंगे फिर देखने, पहले बच्चों के साथ आए घूमने हम लोग। बहुत अच्छा जी जी। तो अच्छे से एंजॉय करेंगे, अंदर जा रहे हैं तो देखेंगे वहाँ क्या माहौल है, देखेंगे। भीड़ तो बहुत है लेकिन फिर भी आदमी अंदर उत्साह है देखने का। नया नया चीज़ हुआ है गोरखपुर में, देखने में अच्छा लग रहा है। इसलिए योगी जी को धन्यवाद है, ऐसा चीज़ बनाए हैं, हम लोग बच्चों को दिखाने आए हैं। नए साल को लेकर के लोगों में उत्साह तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का असर भी कारोबार पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात करें तो नए साल में फूलों का सबसे बड़ा कारोबार होता है, और ऐसे में फूलों के कारोबार पे ओमिक्रॉन का सबसे बड़ा असर इसलिए भी पड़ा है क्योंकि जो सरकार की कोरोना गाइडलाइन थी वो रात्रि 11 से सुबह 6 बजे तक जो था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कारोबार पे बड़ा असर पड़ा है। सारे फूल अभी भी पड़े हुए हैं, यानी रात में 10:30 बजे ही इन लोगों ने दुकान बंद कर दिया था और सुबह फिर खोला है, लेकिन बिक्री जो है अभी बहुत नहीं है और सारा माल इन लोगों का फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं नए साल की खुशियां तो जरूर है, लेकिन थोड़ा सा गम जरूर होगा, दिल में मलाल जरूर होगा, क्योंकि कारोबार है और इसी से जो है परिवार का खर्च चलता है। क्या स्थिति है? नए साल का आगाज तो हो गया है, नए साल को लेकर के क्या स्थितियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कस्टमर्स की वॉकिंग काफी कम हो गई है, लोग सतर्क हो गए हैं। तो व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो हम व्यवसाय 75% नहीं है। आप अगर सड़कों की तरफ देखेंगे तो गाड़ियों की संख्या काफी कम है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी है कि ये जनता अगर इतनी सिंसियर हो गई है तो कहीं ना कहीं कोरोना फैलाने में भी ये लोग रोकेंगे, फैलाएंगे नहीं। तो एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ व्यावसायिक रूप से अगर हम देखें तो गम भी है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। 1 जनवरी वाराणसी में नए साल को पर्यटक अपनी अपनी तरह से मनाते हैं। गंगा के पार रेत पर पर्यटक घोड़े और ऊंट की सवारी करके सेल्फी का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक अपने परिवार के साथ नाव से उस पार जाकर के नए साल का आनंद ले रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बनारस के चाहे घाट हो, चाहे बनारस के रेगिस्तान हो। हम बनारस के रेगिस्तान पर मौजूद है और यहाँ पर आप पर्यटकों के खूब संख्या देख सकते हैं। किस तरीके से वो नए साल को देखते हैं। पहले तो घोड़े के जो मालिक हैं, आप बताइए पर्यटक कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पर्यटक? बहुत दूर दूर के पर्यटक हैं और अपन घोड़ा और ऊँट पर थोड़ा सा मनाते हैं। हम लोग भी हिसाब से बैठाते हैं, बच्चों के 25, बड़े को 50, लग गया तो 100। सुबह से कितना कुछ संख्याओं क्या समझ में आ रहा है? हाँ, सुबह से 1,500-1,500 हजार, शाम होते हुए 2,500-3 हजार। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम तो बनारस के ही हैं। क्या लगता है नया साल आप बनारस के रेगिस्तान पर मना रहे हैं? बहुत अच्छा है। वाराणसी के रेगिस्तान वाकई जो हम लोग अभी जयपुर या राजस्थान जाने के लिए सोचते हैं, उसका आधा अनुभव तो यही हो जा रहा है बनारस में ही। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नया साल है, यहाँ घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों के लिए बहुत खुशी का माहौल है। देख रहे हैं, देखिए ऊँट है, यहाँ घोड़ा है, सब बच्चे भी खुश हैं बहुत। सही बात है कि सारे लोग खुश हैं, हर कोई नया साल मना रहा है और अपने अपने रंग के हिसाब से मना रहा है। तो बनारस से अभी के लिए बस इतना ही। वाराणसी से जमील अहमद। साल पे जश्न मनाने के लिए बनारस के रेगिस्तान पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो नया साल आखिर रेगिस्तान पर ही क्यों मनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बनारस में और बनारस के रेगिस्तान जो गंगा के ठीक उस पार, कैसा लग रहा है नया साल यहाँ पर मनाने? आज हम लोग को यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऊँट पे बैठने पे और भी मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है हम लोग के लिए, क्योंकि रोज रोज आना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो आज आकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर इतने बड़े रेगिस्तान पर और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऊँट सवारी कर रहे हैं, घोड़ सवारी कर रहे हैं?
बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। हम लोग अपने फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों को घुमाने फिराने नए साल पर। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इस रेगिस्तान को ही क्यों चुना नया साल मनाने के लिए? कुछ नया था, बच्चे यहाँ पर आए, घूमे, ऊँट पे बैठे, घोड़े पे बैठे, इसीलिए। आप बताइए बाबू, क्या लग रहा है, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद भी आए, मतलब पहली बार एकदम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और मेरा भाई भी चाहता था कि आए हम लोग, बहुत इंजॉयमेंट, उसको अच्छा लगता है ये सब करना, तो बस उसी की वजह से ही तो आए हैं। सवारी हुई या घोड़ की सवारी? नहीं, ऊँट की। देखिए, आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमना। अच्छा, हम यहीं रहते हैं बट यहाँ आए बहुत अच्छा लग रहा है, सबके साथ आए हैं, परिवार के साथ आए हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम कैमल राइड किए तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा था और बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। ऊँट पर सवार होकर कैसा डर लगा पर लेकिन आगे जाके अच्छा लगने लगा, मतलब जब उठता है और बैठता है तब डर लगता है, फिर अच्छा लगता है। ले रहा है तो कोई रेगिस्तान पर आनंद ले रहा है, अपने अपने मुताबिक लोग जगह चुने हैं और अपने अपने मुताबिक लोग आनंद ले रहे हैं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। तो राजधानी में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और आलम यह है कि बीते 2 दिनों में राजधानी में कोरोना के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। इस घातक वेरिएंट ओमाइक्रॉन से 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। ऐसे में 15 से 18 साल के बच्चे कोरोना वैक्सीन के स्लॉट आज से ही बुक कर सकते हैं। 31 अस्पतालों में बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था है। इसमें बलरामपुर, लोहिया, सिविल, केजीएमयू, डफरिन, लोक बंधु समेत दूसरे अस्पताल शामिल हैं। तो 3 जनवरी से टीकाकरण भी शुरू होगा। 23 राज्य, 1300 से भी ज्यादा केस। आलम यह है कि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की जगह लेता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूस्टर डोज और जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन देने की बात की थी। फिलहाल इसके लिए क्या गाइडलाइंस जारी हुई हैं, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ACMO MK सिंह। सर, सबसे पहले तो जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिस तरीके से अभी फैल रहा है ये केस, बूस्टर डोज और बच्चों में जो टीका लगना है 15 से 18 साल, क्या किस तरीके से लगेगा, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा और कितने अंतराल के बीच में ये डोजेस लगेंगे? देखिए, पहले चरण में 3 जनवरी से, यानी आज पहली तारीख है, परसों से 15 से 18 साल के जो बच्चे हमारे हैं उनका वैक्सीनेशन होगा। और आज पोर्टल पर सारे सेशंस पब्लिश हो गए हैं। इसमें जो भी बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं अपने आप को, वो जिस केंद्र पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पर जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे। साथ ही साथ जो है, अगर कोई बच्चा जो है वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाता है तो ऑफलाइन में, मतलब वहाँ जाके भी जो है उनका जो है वैक्सीनेशन हो जाएगा। और इस तरीके से जो है वो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स हैं उन डेडिकेटेड वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरे फेज़ में 10 जनवरी से जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, 60+ कोमॉर्बिड हैं, उनके वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। और अभी 3 जनवरी से हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सर, क्योंकि बच्चों में वैक्सीनेशन होना है, जिनके पास आधार नहीं है वो किस तरीके से रजिस्टर करवा पाएंगे, और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी बात हुई थी। और दूसरा सवाल इसी में कंटिन्यू करूंगी मैं कि बूस्टर डोज जो लगना है उसका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, जिन बच्चों के पास आधार नहीं है वो अपना स्कूल आईडी लेके अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और तकरीबन सारे बच्चे किसी न किसी स्कूल में पढ़ते ही हैं, तो वो स्कूल आईडी के माध्यम से उनका वैक्सीनेशन होगा। बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज जो लगनी है 10 जनवरी से, जिसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 60+ कोमॉर्बिड हैं, इनको जो है सेकेंड डोज लगे हुए जिनको 9 माह बीत चुके हैं उनको हम प्रिकॉशनरी डोज देंगे। और ये अगर किसी का 10 जनवरी को 9 महीना पूरा हो रहा है तो उनको पहले दिया जाएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से जब जैसे दूसरा डोज का 9 महीना पूर्ण होता है, एक मैसेज भी कोविन ऐप से उनको जाएगा प्रिकॉशनरी डोज के लिए। और फिर वो जैसे उन्होंने पहला और दूसरा टीका अपना लगवाया है उस तरीके से ये प्रिकॉशनरी डोज भी लगवा पाएंगे। तो सर, प्रिकॉशनरी डोज के लिए 9 महीने पूरे होने आवश्यक है, उससे पहले नहीं लगेगा? जी हाँ, दूसरा डोज लगने के
9 महीने के बाद प्रिकॉशनरी डोज लगाए जाने के निर्देश हैं। तो जिस तरीके से फिलहाल अब ओमिक्रॉन फैल रहा है, 2 मौतों की भी पुष्टि हुई है, ऐसे में बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अभी एसीएमओ ने हमें बताया है कि 9 महीने जब जिसकी डोज हो चुकी होगी, दोनों वैक्सीनेशन लेने के बाद 9 महीने के बाद ही बूस्टर डोज लगा सकेंगे। और वही बात करें अगर मैं 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की, तो उनका भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होना है, प्लस जिसके पास अपना आधार नहीं है वो स्कूल आईडी कार्ड से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ मैंने कितना करी। तो मेरठ के लिए 2 जनवरी का दिन काफी अहम है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी सरधना विधानसभा के सलवा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वो एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। 75 जिलों से 16,000 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर शिरकत करेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदी पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री इसमें शिरकत करेंगे। वहीं बीजेपी के नेता, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने पूरे मामले का जायजा लिया है। जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का मेरठ के सलावा में शिलान्यास करने जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब दोपहर यहाँ पहुंचेंगे तो इसी मंच से एक वो जनसभा भी करेंगे और इस मंच पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई कैबिनेट मंत्री और कई राज्य मंत्री यहाँ पर जो शामिल हैं वो रहेंगे। तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहाँ देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो लोग यहाँ शामिल होंगे उनके बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 50,000 से ज्यादा जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर व्यवस्था की गई हैं और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के यहाँ आने का जो दावा है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यूपी के 75 जिलों से करीब 16,000 से ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ के सलावा में ये जो खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, ये खेल विश्वविद्यालय मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं जो तमाम व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा लेने आए हैं। सांसद जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि वाकई मेरठ के लिए एक बड़ी सौगात भी है। खेल विश्वविद्यालय की मांग भी की जा रही थी, तमाम विश्वविद्यालय तो यहाँ पर हैं लेकिन खेल विश्वविद्यालय नहीं था। अब क्या तैयारियां अब तक पूरी कर ली गई है? नहीं, पूरी तैयारियां हैं, आप देख ही रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए एकदम से परिसर तैयार है और बेशक आज 2022 का पहला दिन है और कल माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने वाले हैं, तो ये बड़ा सुंदर और बड़ा प्रभावशाली उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है और निश्चित रूप से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर खेलों को इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा। खेल के विश्वविद्यालय देश के अंदर नहीं थे। पहला विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मणिपुर के अंदर खोला गया, माननीय मोदी जी ने उसको प्रारंभ कराया और ये उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय खेल का। खेलों के संबंध में जो आग्रह, जो रुचि, जो उसके संबंध में सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर बनाते रहे हैं, बताते रहे हैं, खेल का व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान रखते हैं, उसका ये परिणाम है। और मेरठ का खेल विश्वविद्यालय की दृष्टि से इसलिए दावा बनता था, जिसको हम लोग बराबर कहते भी थे, कि मेरठ खेल के सामान के उत्पादन का बड़ा केंद्र है और यहाँ से विभिन्न विधाओं के अंदर खिलाड़ी भी तैयार हुए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कुश्ती हो, तीरंदाजी हो, निशानेबाजी हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, इसलिए हमारा एक आग्रह था और हमें बड़ा इस बात का आनंद है। हम इसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने मेरठ में हमको विश्वविद्यालय दिया। तो इससे निश्चित रूप से खेल को, खिलाड़ियों को और खेल संबंध के निर्माताओं को सभी को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और कुल मिलाकर के जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी। और भी जो साथ में काम हुए हैं, एक्सप्रेस हाईवे हुआ है, आईटी पार्क हुआ है, गंगा एक्सप्रेस वे हुआ है, जेवर का हवाई अड्डा हुआ है, ये जो सारी चीजें हैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा भारी बूस्ट इससे मिलने वाला है। एक चीज और है, आपने देखा होगा कि मेरठ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उनको हरियाणा या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, एक तरीके से उसे पलायन भी कहा जाता। आपको लगता है खिलाड़ियों का भी पलायन रुकेगा और एक वाकई पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं कई प्रदेशों के लिए मील का पत्थर साबित? निश्चित रूप से। अब देखिए, आप यदि ओलंपियंस का आप रिकॉर्ड देखें या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी पहुंचे उनको आप यदि उनकी पृष्ठभूमि देखें, उसमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके आए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक प्रतिभा है, परंतु उस प्रतिभा को तलाशना, उसको तराशना, उसको प्रस्तुत करना ये नहीं होता था।
अब ये खेल विश्वविद्यालय बनेगा तो ये सारी की सारी जो कमियां वो दूर हो जाएंगी, अवसर भी मिलेगा और निश्चित रूप से एक्सपोजर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कोचेज हैं, खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर आएंगे, प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा बच्चों को। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे मैंने कहा प्रदेश और देश के भी खिलाड़ियों को अवसर होगा। थोड़ा ये तो हो सकता है कि प्रदेश के बच्चों को कुछ अधिक प्राथमिकता दी जाए, परंतु विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय होगा ये, और सभी के लिए होगा। निश्चित रूप से खेलों को बड़ा भारी बढ़ावा इस विश्वविद्यालय के द्वारा मिलने वाला है। देखिए, खेलों को भारी जो बढ़ावा है वो मिलने जा रहा है। कह सकते हैं कि क्रांति धरा मेरठ पर खेलों को लेकर भी एक बड़ी क्रांति होने जा रही है, चूंकि ये खेल विश्वविद्यालय उम्मीदों की नई किरण भी लेकर आएगा और कहीं ना कहीं जो प्रतिभाएं हैं, ग्रामीण इलाकों की जो प्रतिभाएं हैं जिनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, वो अब यहाँ रहकर ही खेलों में वो मुकाम हासिल करना चाहती, वो मुकाम आसानी से हासिल कर सकेंगी जो मुकाम हासिल करना इन खिलाड़ियों के लिए किसी सपने से कम नहीं होता था। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। तो 2022 1 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए लखनऊ की सड़कों पर लोग निकले, जिससे अंबेडकर पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क से लेकर हजरतगंज चौराहे तक जाम ही जाम दिखाई पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ते कोविड-19 ओमिक्रॉन के मामले पर लापरवाही भी दिखी है। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से भूले हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 1 जनवरी के सेलिब्रेशन में लोग अपने घरों से निकले हैं और लगभग हर जगह चौराहे पर आप देख सकते हैं जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बनी हुई है। आपको बता दें कि लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में सुबह से जाम लगी हुई है, लोहिया पार्क में जाम लगी हुई है, अम्बेडकर पार्क में जाम लगी हुई है। तो ऐसे में लोग सेलिब्रेशन करने के लिए 1 जनवरी के लिए निकले हैं, लेकिन आप गंभीरता से देखें तो कहीं ना कहीं लोग मास्क नहीं पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बढ़ते कोरोना के स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में तस्वीर और भयावह हो सकती है। आने वाले समय में आम लोगों को दिक्कत का काम पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन या कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो आने वाले वक्त में तस्वीर और भी भयावह हो सकती है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ पंकज मन। तो चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।